हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर कुछ फेमस ब्रांड्स की बात करें, जैसे कि हमारा एप्पल हुआ, तो उसका जो जो कटा हुआ एप्पल रहता है लीफ के साथ, वो एक ट्रेडमार्क में आता है। हमारा जो टाटा है, टाटा का जो साइन है वो भी हमारे ट्रेडमार्क में आता है। तो ये नॉर्मली हम जानते तो हैं कि हाँ, इसका ट्रेडमार्क है। तो ट्रेडमार्क यही सब होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो हमारी होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारी अलग अलग राइट्स दिए गए हैं, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट। तो हमारा ट्रेडमार्क भी एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बचाने वाला, मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए ही चीज़ है। जो कि कुछ भी, कोई साइन हो सकता है, कोई डिज़ाइन हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को ही हम कहते हैं ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क क्या होता है कि ट्रेडमार्क एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन का तरीका है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जो कि जिसमें क्या होती है, कोई भी एक रिकॉग्नाइजेबल साइन होता है, कोई चिन्ह होता है, ऐसा कोई डिज़ाइन हो सकता है, कोई सिग्नेचर, लेटर, शेप, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ट्रेडमार्क वो होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रेडमार्क इज़ अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ अ रिकॉग्नाइजेबल साइन, design or expression that identifies product or services from a particular source and distinguishes from other। हमारा ट्रेडमार्क क्या है? एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जिसमें कोई रिकॉग्नाइजेबल साइन होता है, डिज़ाइन होता है, कोई इंप्रेशन होता है, जो क्या करता है, किसी प्रोडक्ट को पहचानने में मदद करता है और फिर उसे दूसरे प्रोडक्ट से अलग करता है। जैसा कि अब हम सब जानते हैं कि हम जो एप्पल का जो साइन है, तो उसको एप्पल का साइन देखिए हम बोल देते हैं ना कि हाँ, ये एप्पल का साइन है, क्योंकि उस साइन से ही हम पता कर लेते हैं। गूगल का अपना जो होता है तो हम बोलते हैं कि गूगल है। ठीक, तो सबका जो साइन होता है वो पहचानने में मदद करता है, प्रोडक्ट्स को पहचानने में मदद करता है और वो दूसरे प्रोडक्ट्स से उसको अलग करता है। ट्रेडमार्क इज़ अ ब्रांड और नेम एसोसिएटेड विद अ सर्विस और प्रोडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल और कंपनी। ट्रेडमार्क क्या है कि ट्रेडमार्क ये कोई ब्रांड है या नेम है जो किसी भी सर्विस से, किसी भी प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ होता है, किसी भी कंपनी का हो सकता है या किसी को इकलौते पर्सन का हो सकता है। इट इज़ अ यूनिक मार्क थ्रू विच द कंज्यूमर आइडेंटिफाई अ प्रोडक्ट और सर्विस। ये यूनिक मार्क होता है, अभी हमने बात की, जिसे कस्टमर पहचान लेते हैं कि हाँ, ये हाफ पेटेंट एप्पल है तो हाँ, ये एप्पल का है। नेक्स्ट क्या है कि ट्रेडमार्क इंक्लूड्स अ ब्रांड। मतलब अब हम देख रहे हैं कि ट्रेडमार्क में क्या क्या आ सकता है। तो ट्रेडमार्क इंक्लूड्स अ ब्रांड हो सकता है, किसी में डिवाइस हो सकता है, हेडिंग हो सकता है, टिकट हो सकता है, लेबल हो सकता है, नेम, वर्ड, सिग्नेचर, लेटर, शेप ऑफ गुड्स, न्यूमरल, पैकेजिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स और एनी सच कॉम्बिनेशन। इन सारी चीज़ अलग अलग हो सकती है, इन सब का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक, या अलग अलग चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो सकता है हमारे ट्रेडमार्क में। तो ये हमारी ट्रेडमार्क क्या होता है, जितनी बातें देखी। अभी एग्जांपल जैसे कुछ देखें तो वही है हमारा एप्पल का जो हमारा साइन है, हाफ ईटन एप्पल है, सिंबल ऊपर लीफ बनाया रहता है। जैसे मैकडोनल्ड का येलो एम सिंबल होता है, नाइकी कुछ सिंबल जो हमारा साइन होता है। तो ये कुछ ट्रेडमार्क हैं जो बहुत फेमस हैं, एग्जाम्पल के लिए सिर्फ। अब एक बात आता है कि इंडिया में जो हमारे जो ट्रेडमार्क का जो भी रूल्स हैं, लॉज हैं, जो भी ट्रेडमार्क के अंडर चीज़ें आती हैं, वो सब रेगुलेट किसके द्वारा की जाती हैं? तो ये की जाती है ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के द्वारा और ट्रेडमार्क रूल्स ये 2002 है। ठीक, 2002 के द्वारा, 2007। ठीक, तो इंडिया में जितने भी ट्रेडमार्क से रिलेटेड जो भी लॉज रूल्स हैं वो सब कौन देखता है? वो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 और ट्रेडमार्क रूल्स 2012 के द्वारा आता है। तो ये ट्रेडमार्क हो गया। अब हिस्ट्री देखते हैं कि हिस्ट्री देखने से पहले एक चीज़ हम देखेंगे कि फ़ीचर्स क्या क्या होने चाहिए ट्रेडमार्क के लिए। हम कहते हैं कि कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए, वो एलिजिबल होना चाहिए। तो ट्रेडमार्क, पहली बात तो वो ऐसा होना चाहिए कि वो दो चीज़ों में डिस्टिंक्ट हो सके, अलग अलग हो सके। वो डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए। ठीक, डिस्क्रिप्टिव कहने का मतलब वो पूरा डिटेल नहीं देना, छोटा होना चाहिए, कोई वर्ड होना चाहिए, कोई साइन, मतलब बहुत छोटा। तो वो ये नहीं कि हमने पूरा 10 पेज का कुछ बता दिया, तो वो हमारा ट्रेडमार्क में नहीं आता है। ठीक, वो चीज़ जो भी ट्रेडमार्क में हमने ली है वो प्रोनाउंसिएबल होना चाहिए, मतलब उसको आसानी से प्रोनाउंस कर दिया जा सके, स्पेलिंग उसकी सही होनी चाहिए। फिर कि वो रजिस्ट्रेशन के नियमों का पालन करना चाहिए, मतलब हम अगर ट्रेडमार्क के लिए रजिस्ट्रेशन कराने जाएँ तो वो सारे नियमों का पालन करें, तभी वो एलिजिबल होता है ट्रेडमार्क के लिए। अब हिस्ट्री ऑफ ट्रेडमार्क अगर देखें और इंडिया की बात करें हम, तो पहला जो ऑफिशियल ट्रेडमार्क लॉ पास आया था वो हमारा 1940 में आया था। ठीक, उसके बाद उसको 1958 में हम उसको रिप्लेस कर दिया ट्रेड एंड मर्केंडाइज एक्ट ने। ठीक, सबसे पहला आया 1940 में जिसका नाम था ट्रेड लॉ ऑफिशियल
जो हमारा आया था ट्रेडमार्क लॉ वो 1940 में आया, लेकिन उसको 1958 में ट्रेड एंड मर्केंडाइज एक्ट के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। फिर 1994 में भारत ने ट्रिप्स को ज्वाइन किया, मतलब उसका मेंबर बन गया। उसके बाद जो ये हमारा लॉ था, ट्रेड एंड मर्केंडाइज एक्ट था, इसमें कई सारी अमेंडमेंट्स की गई, और जब कई सारी अमेंडमेंट्स करने के बाद इसको फिर रिप्लेस कर दिया गया ट्रेडमार्क रूल्स, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के द्वारा और ट्रेडमार्क रूल्स 2002 के द्वारा। ठीक, क्या ये यहीं छोटी सी हिस्ट्री है इसकी कि 1940 में सबसे पहला ऑफिशियल ट्रेडमार्क लॉ आया था, उसको रिप्लेस कर दिया गया 1958 में ट्रेड एंड मर्केंडाइज एक्ट के द्वारा। फिर 1994 में इंडिया बना ट्रिप्स का एक मेंबर बन गया। फिर इसी लॉ में जो हमारे ट्रेड और मर्केंडाइज एक्ट थी, कई सारी अमेंडमेंट्स की गई। अमेंडमेंट्स करने के बाद हमने उसको रिप्लेस कर दिया ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के द्वारा। फिर ट्रेडमार्क रूल्स 2002 आए, और यही इसी के अंडर सारी ट्रेडमार्क की जो भी हमारी बातें होती हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह, इसी एक्ट के अंदर होती हैं सब। ये तो हिस्ट्री हो गई। अब है टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क, कि हमारे ट्रेडमार्क कितने तरह के हो सकते हैं। तो ट्रेडमार्क एक्ट जो हमारी 1999 है, उसके अंडर हम तीन तरह के ट्रेडमार्क के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 3 नहीं 4 एक्चुअली। ठीक, कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला है प्रोडक्ट ट्रेडमार्क। ठीक, तो प्रोडक्ट ट्रेडमार्क में क्या आता है कि दे आर ट्रेडमार्क्स अटैच टू आइडेंटिफाई द बिजनेस प्रोजेक्ट। कोई अगर बिजनेस प्रोडक्ट रहता है, उस पर ट्रेडमार्क लेना रहता है, तो वो प्रोडक्ट ट्रेडमार्क के अंडर आता है। सर्विस ट्रेडमार्क क्या होता है कि दे आर यूज टू आइडेंटिफाई द सर्विसेज ऑफ द एंटिटी। ठीक, दे आर यूज टू आइडेंटिफाई द सर्विसेज ऑफ ए एंटिटी। फॉर इंस्टेंस द ट्रेडमार्क फॉर नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, दे हेल्प एडवर्टाइज द सर्विस प्रोवाइडेड। सर्विस ट्रेडमार्क में क्या होता है कि कोई, मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई हमारी कोई सर्विस दे रही है, ठीक, तो उसको उस सर्विस के लिए कुछ हम ऐसा चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ट्रेडमार्क यूज़ कर रहे हैं, तो वो आती है सर्विस ट्रेडमार्क के अंदर। जैसे कि जो हमारी नेटवर्क और ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज होती हैं, तो उनकी जो कोई अपना सिंबल है, साइन है, तो वो चीज़ आ जाएगी सर्विस ट्रेडमार्क में। ठीक, कलेक्टिव ट्रेडमार्क क्या होता है? कलेक्टिव ट्रेडमार्क कोई कई सारे ग्रुप्स मिलकर या एक से ज़्यादा ग्रुप्स मिलकर जब एक ही ट्रेडमार्क को यूज़ करते हैं, तो वो आता है हमारा कलेक्टिव ट्रेडमार्क के अंदर। तीस ट्रेडमार्क are रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये एक इंसान नहीं करता है अकेले, या एक कंपनी नहीं, एक से ज़्यादा कंपनी साथ में रहेंगी, ग्रुप में रहेंगी, तो वो कलेक्टिव ट्रेडमार्क में आ जाएंगी। दे हैव पीपल एसोसिएट मेंबर्स विद द ग्रुप ड्यूरिंग कमर्शियल एक्टिविटीज़ के दौरान क्या करते हैं, ये लोगों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं कलेक्टिव ट्रेडमार्क्स। नेक्स्ट सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क। तो सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क में क्या होता है कि दे आर सर्टिफाइंग ट्रेडमार्क्स विच हेल्प पीपल जज द क्वालिटी, मटेरियल यूज, ऑरिजिन एंड अदर स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज। ये क्या सर्टिफाइंग ट्रेडमार्क्स क्या होती हैं कि ये लोगों को हेल्प करती है ये चीज़ देखने में कि कोई प्रोडक्ट कैसा है, बढ़िया कि ख़राब है, उसका ऑरिजिन कहाँ से हुआ, उसके फीचर्स क्या हैं। किसी भी प्रोडक्ट का, कोई भी गुड एंड सर्विस है, कोई भी चीज़ है, तो उस चीज़ को हेल्प करती हैं लोगों को, उसको चीज़ को अच्छे से जानने के लिए हेल्प करती हैं सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क्स। तो ये हमारी टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क हो गई। अब हमारा आता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क हम कैसे करवाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क के प्रोसीजर देखने से पहले हमें कुछ बातें जाननी है कि एक ट्रेडमार्क को लेने में हमें कम से कम 2-3 सालों का वक्त लग जाता है। ठीक, एप्लीकेशन फाइल करना और ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट मिलने के बीच में हमें 2-3 सालों का वक्त लग जाता है। और जो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन हमें देना होता है, जो भी काम होता है उसका, वो कहाँ होता है, तो हैंडल्ड बाय द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन। यहाँ जो ऑफिसेज होती हैं, हम वहाँ जाकर ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और इनकी ब्रांचेस कहाँ हैं, तो ब्रांचेस हैं हमारी मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली और चेन्नई में ब्रांचेस मौजूद हैं। जिन्हें भी ट्रेडमार्क लेना होगा किसी प्रोडक्ट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो वो जाके यहाँ इन हेड ऑफिसेज में जाके वो अपना एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में सबसे पहला हमारा आता है कि सेलेक्ट ट्रेडमार्क एजेंट इन इंडिया। क्या बात है ये कि ये तो हेडिंग बोल रही है कि हमें ट्रेडमार्क एजेंट ढूंढना पड़ेगा इंडिया में, लेकिन क्या है, कोई पर्सन है वो इंडिया में ही रह रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, तो वो एप्लीकेशन दे देगा डायरेक्ट जाकर ऑफिस में। लेकिन अगर इंडिया में नहीं है, वो कहीं और है, ठीक, तो उसे सबसे पहले इंडिया में कोई उसको ट्रेडमार्क एजेंट ढूंढना पड़ेगा। ठीक, एजेंट या अटॉर्नी ढूंढनी पड़ेगी, उसकी मदद से वो जाके जो भी काम है अपना एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, वो डायरेक्टली नहीं कर सकता। ठीक, वहीं जो एजेंट होता है ट्रेडमार्क एजेंट, वही सारे काम करेगा, सर्चिंग, प्रिपेयरिंग, फाइलिंग, जो भी हमारा ट्रेडमार्क के लिए ज़रूरतें हैं, जितनी भी रजिस्ट्रेशन में स्टेप्स आती हैं, सब कुछ वहीं करेगा। तो सेलेक्ट ट्रेडमार्क एजेंट में क्या है कि प्रोपराइटर मतलब जो ओनर है, ठीक, जो क्रिएटर है,
आर ओनली अलाउड टू, यहाँ पे ऑनर क्रिएटर कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका अपना कुछ ट्रेडमार्क बनाना चाहती है, तो यहाँ पे प्रोपराइटर में वही मतलब हुआ उसका, ठीक। तो प्रोपराइटर और ओनली अलाउड टू फाइल अ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन इफ देयर प्लेस ऑफ बिजनेस इज इन इंडिया। वो एप्लीकेशन तभी फाइल कर सकते हैं जब उनका बिजनेस वो इंडिया में ही कर रहे हैं, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक। फिर इफ़ दिस इज़ नॉट द केस, अगर वो इंडिया में नहीं है, तो द राइट होल्डर मस्ट फाइल अ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन थ्रू एजेंट या अटर्नी। वो क्या करेगा, उसको किसी एजेंट या अटर्नी के द्वारा उसे एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, वो डायरेक्टली नहीं कर सकता। द एजेंट या अटर्नी यूजली टेक्स केयर ऑफ ट्राइबलिटीज सच एज सर्चिंग, प्रिपेयरिंग, फाइलिंग एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ ट्रेडमार्क। और वहीं एजेंट जो होता है वही सारी बातों का ध्यान रखना है, ऑफिस में जाना, एप्लीकेशन फाइल करना, जो भी हमारा ट्रेडमार्क के लिए जो भी ज़रूरत है वो सब का ध्यान हमारा वहीं एजेंट या अटर्नी करेगा। तो ये पहला स्टेप होता है हमारा। दूसरे स्टेप में हमारा क्या होता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द एलिजिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रेडमार्क। इस स्टेप में क्या किया जाता है कि पूरी ट्रेडमार्क की एलिजिबिलिटी चेक की जाती है कि हाँ इसमें फीचर्स हैं कि नहीं, ये एलिजिबल है कि नहीं ट्रेडमार्क, इसको मिलने लायक, ठीक। तो क्या होता है कि द एजेंट यूजली स्टार्ट्स द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाय डिटरमाइनिंग वेदर द ट्रेडमार्क इज एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड कंडक्टिंग अ क्लियरिंग सर्च टू सी इफ देयर इज अ सिमिलर मार्क इन द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल। क्या कहता है कि जो भी एजेंट होता है या जो भी पर्सन अगर डायरेक्टली फाइल कर रहा है, तो वो चेक करेगा कि मतलब चेक किया जाएगा कि उसका जो ट्रेडमार्क के लिए उसने एप्लीकेशन फाइल की है तो क्या वो एलिजिबल है कि नहीं, उसे मिलना चाहिए भी कि नहीं, और फिर कोई दूसरा साइन ही तो वैसा नहीं है, ठीक। मतलब एक जैसे नहीं होने चाहिए दो लोग का ट्रेडमार्क, तो वही सर्च करेगा कि कोई दूसरा साइन तो ऐसा नहीं है। तो वो जब अगर उसका सही होगा, एलिजिबल होगा, तो नेक्स्ट स्टेप के लिए जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप होता है कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म एंड फाइलिंग। इसमें हमें एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है और अपनी एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। इस स्टेप में क्या होता है कि इफ़ द ट्रेडमार्क एजेंट हैज़ द पावर ऑफ अटर्नी फ्रॉम द राइट होल्डर ही कैन कंप्लीट एंड फाइल द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर हम बात करें दूसरे जो अगर भारत में काम कर रहा है तो वो तो खुद भी वो सब काम कर सकता है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि भारत में वो काम नहीं कर रहा है, वो ट्रेडमार्क लेना चाहता है, तो वो क्या करेगा, पहले जो उसका एजेंट है, तो वो जो एजेंट क्या करेगा, पहले तो पावर ऑफ अटर्नी चाहिए उसकी, जो ऑनर है, जो कंपनी का ऑनर होगा उसकी पावर ऑफ अटर्नी चाहिए, और फिर वो एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो भर सकता है, फाइल कर सकता है। The form will require details such as name and address of the proprietor, a description of goods and services with the mark, whether the mark is in use and a copy of the mark। और जो फाइल एप्लीकेशन फॉर्म में भरा जाता है, और एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या उसे जानकारियाँ देनी होती है कि जो भी प्रोपराइटर होता है, ओनर होता है, उसका नाम वगैरह, उसका एड्रेस, डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है कि आप जो ट्रेडमार्क ले रहे हैं वो किस चीज़ के लिए ले रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट है आपका, क्या जो ट्रेडमार्क आप यूज़ कर रहे हैं वो कहीं और भी तो नहीं यूज़ हो रहा है। ये सारी बातें एप्लीकेशन फॉर्म में उन्हें देनी पड़ती हैं। फिर लास्ट स्टेप नहीं, मतलब फोर्थ स्टेप में होता है रिव्यू बाय द ट्रेडमार्क ऑफिस। अब ट्रेडमार्क ऑफिस रिव्यू करेगा कि क्या सब कुछ सही है कि नहीं है। उसके बाद उसे एप्लीकेशन को एक नंबर दिया जाएगा, और एप्लीकेशन को जो नंबर दिया जाता है ना, तो जब अगर ट्रेडमार्क को सर्टिफिकेट मिल जाता है, मतलब रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, तो वहीं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर बन जाता है, ठीक। तो ट्रेडमार्क ऑफिस रिव्यूज़ द एप्लीकेशन टू सी इफ़ इट कंप्लीट एंड देन अलॉट्स द एप्लीकेशन नंबर। ट्रेडमार्क ऑफिस में क्या होता है कि एप्लीकेशन को देखते हैं, चेक करते हैं कि हाँ सब कुछ भरा हुआ है कि नहीं, और जब सब कुछ सही रहता है तो उसे एक नंबर दिया जाता है। एंड इफ दैट ट्रेडमार्क इज़ रजिस्टर्ड दिस नंबर बिकम्स द रजिस्ट्रेशन नंबर। और जब एक बार ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है तो यही नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर बन जाता है। फिफ्थ स्टेप हमारी क्या है, फिफ्थ स्टेप है प्रिलिमिनरी अप्रूवल एंड पब्लिकेशन, शो कॉज हियरिंग और रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन। इसमें क्या किया जाता है कि जो भी एप्लीकेशन फाइल किया गया है वो हमारे ट्रेडमार्क एक्ट के सारे नियमों कानून का पालन करता है कि नहीं, उसके हिसाब से उसने सारी चीज़ें बताई गई हैं, उसने फॉलो किया है कि नहीं, ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं। आफ्टर दिस दे इशू एन एग्जामिनेशन रिपोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। और जब ये सब बातें चेक कर ली जाती हैं तो 1 महीने के अंदर एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट दी जाती है। Depending on the examination report, the registrar of the trademark determines whether the application must be accepted, rejected, or put up for a show cause during a show cause hearing, subject to the fact that an application might be। उसके बाद क्या होता है कि देखिए, पहले ट्रेडमार्क एसोसिएशन सब कुछ चेक करेगा कि ये ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 का सारा पालन करता है कि नहीं। उसके बाद 1 महीने के अंदर एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट दी जाती है, और एग्जामिनेशन रिपोर्ट के आधार पर ही ये जो रजिस्ट्रार होता है वो डिसाइड करता है कि एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, या उसको शो कॉज के लिए रखना है। शो कॉज के लिए रखना करते हैं ताकि किसी को अगर उससे कोई दिक्कत है तो वो बताएगा, ठीक। इफ़ द एप्लीकेशन रिजेक्टेड द एप्लीकेंट कैन अपील ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट। और
ठीक, अगर एप्लीकेशन हमारा रिजेक्ट हो जाता है, किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है उससे, या फिर उसमें वो पालन नहीं कर रहा है ट्रेडमार्क एक्ट का, तो वो अगर रिजेक्ट हो जाता है उसका एप्लीकेशन, तो एप्लीकेंट क्या कर सकता है ना कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपीलेट पे जाकर उस बात की वो अपील कर सकता है कि उसको देखना चाहिए, जांच करना चाहिए, वो अपील कर सकते हैं। 6th स्टेप होता है हमारा रजिस्ट्रेशन। तो विद द टर्म ऑफ 3 मंथ्स, within the term of 3 months publication in the trademarks journal, if not opposed by a third party, the trademark will proceed for registration and the trademark authority will proceed to give a registration office, आई थिंक रजिस्ट्रेशन ये सर्टिफिकेट होगा। ठीक, तो रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि जब ये सारी स्टेजेस हो जाती है, स्टेप्स हो जाते हैं, तो 3 महीनों के अंदर क्या किया जाता है, एक पब्लिकेशन की जाती है ट्रेडमार्क जर्नल में, और चेक किया जाता है कि किसी थर्ड पार्टी को, किसी तीसरे पर्सन को कोई दिक्कत तो नहीं है, इससे कोई भी ट्रेडमार्क से कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है उन्हें। और एक बार कोई अगर अपोजिशन नहीं आता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं रहती है, तो ट्रेडमार्क अथॉरिटी एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जो होता है उनका सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। तो ये हमारा स्टेप्स है। एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन हम कैसे करते हैं। रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं हम, ऑफिसेज़ हमारी हैं मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली और चेन्नई में ऑफिसेज़ हैं, हम जाके हमारा रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कराएंगे कैसे? अगर भारत में कोई इंसान बिज़नेस कर रहा है या जो भी उसका काम है वो ट्रेडमार्क लेना चाहता है, तो वो जाके डायरेक्टली ऑफिस में एप्लीकेशन खुद दे सकता है। लेकिन अगर वो भारत में काम नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, उसे किसी एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रेडमार्क एजेंट की, और वहीं एजेंट सारी बातों का ध्यान रखेगा, वहीं से करेगा उसके। फिर उस पहले स्टेप में ये है, पहला स्टेप तो ऐसे ही है, अगर हम भारत में कोई काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि उस ट्रेडमार्क के लिए एलिजिबिलिटी चेक की जाती है कि क्या वो ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट मिलने लायक है भी कि नहीं, सारी कुछ उसमें कमी तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है। ठीक, ये सारी चेक की जाती है। तीसरे स्टेप में क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म में जितनी भी डिटेल्स देनी होती है वो हम डिटेल दे देते हैं, जैसे प्रोप्राइटर का नाम वगैरह, एड्रेस, आप जिस सामान के लिए, प्रोडक्ट के लिए ट्रेडमार्क लेना चाहते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देनी पड़ती है। तीसरे स्टेप में ये किया जाता है। चौथे स्टेप में क्या किया जाता है, रिव्यू किया जाता है ट्रेडमार्क ऑफिस के द्वारा कि एप्लीकेशन पूरे सही से भरा गया है ना। और जब एप्लीकेशन सही से भरा जाता रहता है, मतलब ठीक रहता है, तो उसको एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है, और वहीं एप्लीकेशन नंबर जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन नंबर बन जाता है। चौथा स्टेप में ये होता है। पाँचवें में क्या होता है कि प्रिलिमिनरी अप्रूवल पब्लिकेशन वगैरह होती है। इसमें क्या होता है कि जो भी ट्रेडमार्क एसोसिएशन होता है, जो भी ऑफिसर्स होते हैं, उन सब कुछ चेक करते हैं कि ट्रेडमार्क नियमों के तहत ही सारा वो काम हो, ट्रेडमार्क आए उसी के अंडर उसने सारे काम किए हों, सही हो। उसके बाद एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट दी जाती है। एग्जामिनेशन रिपोर्ट में चेक किया जाता है, एग्जामिनेशन रिपोर्ट के आधार पर ये तय किया जाता है कि ट्रेडमार्क के जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, या फिर शो कॉज के लिए रखना है। और फिर अगर कोई तीसरा पर्सन उसको रिजेक्ट मतलब अगेंस्ट नहीं जाता है, उसे कोई दिक्कत नहीं रहती है, तो उसको रजिस्ट्रेशन करा दिया जाता है, उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद एक हमारा टॉपिक आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ ए ट्रेडमार्क। रेक्टिफिकेशन मतलब होता है कि हम कोई चीज़ गलत हो गई तो सही करना है। इसमें क्या होता है कि सिंपल सी बात है कि एप्लीकेशन हम देते हैं, तो मान लीजिए एप्लीकेशन दे देते हैं हम, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो हमें मान लीजिए उसमें कोई गलती है, हमारे एप्लीकेशन फॉर्म ने हमने कोई गलती कर दी थी, कोई स्पेलिंग गलत हो गया था, या फिर हमने अपना एड्रेस चेंज कर लिया है, तो ये सारी बातें अगर हमें बतानी होती है तो हम करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ ट्रेडमार्क। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ ट्रेडमार्क इज द प्रोसीजर टू रेक्टिफाई और करेक्ट एन एरर और डिफेक्ट ऑफ द ट्रेडमार्क डिटेल्स एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ द ट्रेडमार्क आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ ट्रेडमार्क में क्या करते हैं, अगर कोई गलती हो या डिफेक्ट होता है हमारे ट्रेडमार्क डिटेल्स हमने जो भी भरी हैं फॉर्म में, तो हम उसको सही कर सकते हैं। एनी पर्सन एग्रीड बाई द रॉन्ग एंट्री ऑफ द ट्रेडमार्क कैन अप्लाई फॉर इट्स रेक्टिफिकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ एपीलेट बोर्ड। कोई भी पर्सन मतलब उसको पता चला कि हाँ शायद गलती हो गई है या फिर मुझे एड्रेस वगैरह चेंज करवाना है, तो वो रेक्टिफिकेशन के लिए जाके रजिस्ट्रार में या एपीलेट बोर्ड में एप्लीकेशन दे सकता है कि मुझे हाँ सही करना है सब चीज़। फिर आता है कि द ग्राउंड्स ऑन विच द रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन कैन बी मेड, मतलब क्या क्या बेसिस है कि आपको रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन आप दे सकते हैं। ठीक, कि हाँ मुझे सही करना है, उसमें कुछ क्या क्या गलती या आपको ध्यान रखने की गलती होगी तभी आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो एरर इन द नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड प्रोपराइटर, आपके नाम में शायद कोई गलती हो गई है, स्पेलिंग वगैरह में, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कोई गलती है या आप चेंज करना चाहते हैं, या फिर एड्रेस का जो भी प्रोपराइटर मालिक है उसका कोई एड्रेस चेंज करना है या गलत हो गया तो उसमें आपको सही करवा सकते हैं। एरर इन द ट्रेडमार्क डिटेल्स सच एज डिस्क्रिप्शन
क्लास एंड डिज़ाइन। आपके ट्रेडमार्क डिटेल्स जो आप दे रहे थे उसमें आपका शायद कोई गलती हो गया है, तो अभी भी आप सही करवा सकते हैं। ओमिशन और एब्सेंस ऑफ एनी एंट्री इन द रजिस्टर, आपने कुछ चीज़ छोड़ दी है या गलती आपने भर दिया है, तो अभी भी आप सही करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि चेंज इन डिटेल्स ऑफ द प्रोपराइटर सच एज नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल। अगर प्रोपराइटर को कुछ चेंज वेंज करवाना है, मान लीजिए उसने अपना एड्रेस ही चेंज कर लिया है, तो वो भी वो सही कर सकता है। रिमूवल ऑफ द ट्रेडमार्क दैट इज़ नॉट इन यूज़ फॉर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स में अगर कोई ट्रेडमार्क रिमूव करना है, वो यूज़ में अब नहीं है, तभी भी एप्लीकेशन रेक्टिफिकेशन करवाया जा सकता है। एनी अदर ग्राउंड्स एक्सेप्टेड एंड प्रिस्क्राइब बाय द रजिस्ट्रार। अगर रजिस्ट्रार के द्वारा कुछ बताया जाता है कि हाँ आपकी गलती है, या वो प्रिस्क्राइब करता है कुछ कि आप इसे सही कर लीजिए, तभी भी आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। अब बताए एडवांटेज क्या है, क्या क्या है हमारे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के। हमें मतलब हम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, हमें क्या क्या फ़ायदा मिल सकते हैं। तो एक पहला तो एक्सक्लूसिव राइट। एक्सक्लूसिव राइट में आता है कि हमारे जो भी ऑनर होता है उसको एक अधिकार मिल जाता है कि वो अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। एक उसको ब्रांड वैल्यू भी मिल सकती है। बिल्ड ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, लोगों के बीच में उस अगर ट्रेडमार्क होगा तो जब वो अभी बात की कि ब्रांडेड वैल्यू हो जाएगी, तो लोगों के अंदर एक यकीन विश्वास रहेगा कि हाँ ये एक बढ़िया प्रोडक्ट है, या जो भी है, ठीक। डिफ्रेंशिएट्स प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट को पहचानने में मदद करेगा, मदद करता है। प्रोवाइड्स आइडेंटिटी और प्रोडक्ट क्वालिटी, एक प्रोडक्ट की क्वालिटी को आइडेंटिटी देता है। जैसे कि हम जानते हैं हमारा टाटा है, टाटा का हम सिंबल से देखते हैं कि हाँ ये टाटा है, तो पता है कि टाटा का एक चीज़ ऐसा होता है। तो ये क्या करता है, किसी प्रोडक्ट की पहचान भी देता है। एसेट क्रिएशन, एसेट मतलब होती है हमारी कोई भी बहुत कोई यूज़फुल चीज़ होती है, तो एसेट होती है। तो देखिए हमारी कोई, हम ट्रेडमार्क लिया तो हम अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए ले रहे हैं कि कोई उसका मिसयूज़ ना करे, या हम अपना एक अलग पहचान चाहते हैं उसके लिए, तो ये हमारी एक एसेट क्रिएशन में आ जाती है। लीगल राइट्स टू यूज़ द सिंबल आर, या ऐसे हम TM यूज़ करते हैं, तो उसको भी मतलब हमारा ये सिंबल यूज़ करने का हमें लीगल राइट मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है। सेफ गार्ड अगेंस्ट इन्फ्रिजमेंट, इन्फ्रिजमेंट मतलब बिना जो ऑनर की सहमति के बिना उसके उसे गलत तरीके से किसी और का सामान यूज़ करना हमारा इन्फ्रिजमेंट कहलाता है, तो इसके अगेंस्ट भी हमें प्रोटेक्शन मिल जाता है। टर्म ड्यूरेशन ऑफ ए ट्रेडमार्क इन इंडिया, इंडिया में हमारा ट्रेडमार्क का ड्यूरेशन कितना है, तो 10 सालों तक, ठीक। मतलब ट्रेडमार्क का ड्यूरेशन 10 सालों तक है, लेकिन ट्रेडमार्क को हम रिन्यू करा सकते हैं, ठीक। तो द टर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क इज़ 10 ईयर्स। 10 ईयर तक का रजिस्ट्रेशन का जो हमारा टर्म है, मतलब अवधि है उसकी, तो 10 सालों तक है, बट मे बी रिन्यूड सब्जेक्ट द पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट 99। हमें जो प्रिस्क्राइब फी है उसको देना पड़ेगा और रिन्यूअल कराना पड़ेगा ट्रेडमार्क एक्ट 99 के अंदर, मतलब जो हमारा एक्ट है इसके अंदर। An application for renewal of a trademark can be filed within 6 months from constituting body the expiry of last generation of trademark। और एप्लीकेशन हम क्या कर सकते हैं कि 10 साल, मान लीजिए 10 साल होने वाले हैं अभी, तो 6 महीने जब बाकी है, तो 6 महीने के अंदर ये एक्सपायर हो गया है, तो 6 महीने के अंदर हमें रिन्यूअल का एप्लीकेशन देना पड़ेगा ऑफिस में जाकर, ठीक। ये टर्म हो गया। राइट क्या हो जाता है, राइट क्या क्या मिल जाते हैं हमारे एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑनर को। किसी पर्सन ने अपने प्रोडक्ट के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो उसको अब क्या क्या अधिकार मिल सकते हैं। तो पहला राइट टू एक्सक्लूसिव यूज़, अब वो अपने सामान को बढ़िया से यूज़ कर सकता है, अगर प्रोडक्ट को एक ग्लोबल लेवल पे भी यूज़ कर सकता है, एक बढ़िया पहचान उसको दिला सकता है। द एक्सक्लूसिव राइट टू यूज़ द ट्रेडमार्क कंसर्निंग द प्रोडक्ट एंड गुड्स फॉर विच इट वॉज रजिस्टर्ड अंडर सम कंडीशन, कुछ कंडीशन के आधार पर, कुछ शर्तों पर वो अपने सामान को बिल्कुल बढ़िया से यूज़ कर सकता है। द राइट टू स्टैट्यूटरी रेमेडी फॉर एनी इन्फ्रिंजमेंट, कोई अगर इन्फ्रिंजमेंट करता है बिना ऑनर की सहमति से उसकी चीज़ का यूज़ करता है, तो वो क्या कर सकता है, वो उसको रेमेडी कोई दंड वगैरह भी दिलवा सकता है, उसके ऊपर एक्शन कर सकता है। एज द ऑनर एज एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, she can seek legal solution to any sort of infringement to the registered trademark in a manner prescribed by law। जैसे ही ऑनर के पास, क्योंकि उसके पास अब अधिकार आ गया है कि वो कोई भी अगर गलत यूज़ कर रहा है उसकी चीज़ों का, तो वो उसके ऊपर कोई भी एक्शन ले सकता है, मुकदमा भी करवा सकता है। राइट टू असाइन, राइट टू असाइन मतलब क्या होता है कि वो अपनी ऑनरशिप किसी दूसरे को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, किसी दूसरों को भी अपने ट्रेडमार्क का लाइसेंस दे सकता है, उसके पास ये अधिकार होता है जब वो रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो। एंड राइट टू रजिस्टर करेक्शन, अभी हमने पढ़ा रेक्टिफिकेशन, अगर पर्सन ने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो वो अपने कुछ गलती हो गई है तो उसको सही भी करवा सकता है। तो ये कुछ राइट्स होते हैं हमारे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑनर के। अब नेक्स्ट क्या है हमारा कि लिमिटेशंस हमारे ट्रेडमार्क की क्या क्या है। तो देखिए लिमिटेशंस में 4 तरह की लिमिटेशंस हमारी ट्रेडमार्क की। फंक्शनैलिटी लिमिटेशन, फेयर यूज़ लिमिटेशन, जियोग्राफिकल एरिया लिमिटेशन और इम्पोर्ट लिमिटेशन। क्या होता है ये सब हम देखते हैं।
फंक्शनैलिटी लिमिटेशन में क्या होता है कि इंडिविजुअल कैन सिक्योर ओनली सर्टेन थिंग्स विद ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। जो हमारा इंडिविजुअल कोई भी पर्सन ने अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाया तो वो कुछ सर्टन चीज़ों का ही यूज़। फिर फंक्शनैलिटी लिमिटेशन में क्या होता है कि अब आपका जो भी ट्रेडमार्क है वो फंक्शनल होना चाहिए, ठीक, लेकिन अब उसका कोई एक स्पेसिफिक एम कह सकते हैं कि नहीं होना चाहिए कि वो लोगों के बीच में एक अनफेयर कंपटीशन कर दे। आपके बिजनेस कर रहे हैं तो आपका जो ट्रेडमार्क है वो अपना यूज़ होना चाहिए उसका, ठीक, लेकिन उसका कुछ स्पेसिफिक गोल ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी और बिज़नेस के बीच में वो अनफेयर कंपटीशन कराए। बिज़नेस में एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए, फेयर कंपटीशन होना चाहिए लोगों के बीच में। नेक्स्ट आता है फेयर यूज़ लिमिटेशन। फेयर यूज़ लिमिटेशन में क्या होता है, फेयर यूज़ हमें ये बताता है कि कोई किसी का ट्रेडमार्क है तो वो उसका नाम यूज़ कर सकता है कहीं। इसको एग्जांपल से समझ में आएगा। क्या होता है कि मान लीजिए हमारी टोयोटा कार है, ठीक, तो कोई अगर रिपेयरिंग कंपनी है, रिपेयरिंग कोई वाला मतलब है, तो वो ये कह सकता है कि हाँ मैं टोयोटा कार्स का रिपेयरिंग करता हूँ, ठीक, तो ऐसा नहीं है कि कोई उसका यूज़ नहीं कर सकता। आप उसके ट्रेडमार्क को यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आप उसका वर्ड जो है आप उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक। कोई कह सकता है कि हाँ मैं टोयोटा कार की रिपेयरिंग करता हूँ, कोई रिपेयरिंग वाला है तो, ठीक, तो ये इसमें फेयर यूज़ लिमिटेशन में आ जाता है ये चीज़ कि द डॉक्ट्रिन ऑफ फेयर यूज़ इज़ अप्लाइड टू द ट्रेडमार्क लॉ। अंडर द ट्रेडमार्क लॉज देयर आर मेनी कॉमनली यूज वर्ड्स एंड द ओनर कैन नॉट क्लेम एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर सच वर्ड्स इफ हिज ट्रेडमार्क इज यूज इन डिफरेंट कॉन्सेप्ट। यही है कि कोई यूज़ कर रहा है कि हाँ मैं टोयोटा कार रिपेयर करता हूँ, तो अब उसका ऑनर ये नहीं कह सकता कि ये मेरा ट्रेडमार्क यूज़ कर रहा है। भाई तुम्हारा ट्रेडमार्क नहीं यूज़ कर रहा है, ये सब कॉमन वर्ड्स हैं, तो इसके लिए वो यूज़ कर सकता है कि हाँ मैं करता हूँ, ठीक, तो ये फेयर लॉ यूज़ लिमिटेशन में आता है। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल एरिया लिमिटेशन। जियोग्राफिकल एरिया लिमिटेशन में ये है कि जहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है, अगर हम इंडिया की बात करें तो वो उसके जो भी नियम कानून है ट्रेडमार्क का वो सिर्फ इंडिया में ही रहेगा, पूरी दुनिया में उसका नहीं है। उसको किसी और दूसरी कंट्री में चाहिए अगर रजिस्ट्रेशन, तो उसको इंटरनेशनल एप्लीकेशन देना पड़ेगा, तभी उसको उसका रजिस्ट्रेशन मिलेगा, सर्टिफिकेशन मिलेगा। और ये चीज़ हमारी कॉपीराइट्स, पेटेंट और ट्रेडमार्क सबके लिए है, ठीक। आपने जिस कंट्री में लिया है कॉपीराइट, पेटेंट या ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो वो चीज़ उसी कंट्री में वैलिड है, वर्ल्ड वाइड नहीं होती है। आपको दूसरी कंट्री में जाना है तो आप वहाँ पे जाके वहाँ पर भी करवाइए अपना रजिस्ट्रेशन। तो जियोग्राफिकल एरिया लिमिटेशन में क्या होता है कि द ट्रेडमार्क अप्लाइज इन द जियोग्राफिकल एरिया वेयर इट इज़ बिन इम्पोज। जहाँ पे वो इम्पोज हुआ है सिर्फ वहीं अप्लाई होता है। व्हेन अ ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड इन इंडिया देन द इन्फोर्समेंट ऑफ सच ट्रेडमार्क इज अप्लाइड ओनली इन जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडिया। वो सिर्फ भारत की न्यायालय, भारत के अंदर ही वो चीज़ सिर्फ अप्लाई होगी, पूरी दुनिया में नहीं। If one required protection of trademark in more than one country, a separate international application is required to be applied in that country। और अगर कोई चाहता है कि मुझे दूसरे कंट्री में भी चाहिए तो उसको एक सेपरेट अलग से इंटरनेशनल एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि हाँ मैं यहाँ पे भी ट्रेडमार्क अपना चाहता हूँ। इम्पोर्ट लिमिटेशन ये है कि ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन कैन नॉट प्रिवेंट पैरेलल इम्पोर्ट्स। पैरेलल इम्पोर्ट्स क्या होता है कि कोई जो रियल ऑनर है किसी प्रोडक्ट का और कोई उस चीज़ को उसके बिना सहमति के, बिना उसके नॉलेज के कोई जाके मार्केट में इलीगल तरीके से उसको कम दाम में, कम प्राइस में बेच रहा है, तो इस चीज़ में हमारा जो ट्रेडमार्क है वो कुछ नहीं कर सकता। वो इंसान मतलब वो कानूनी रूप से गलत नहीं माना जाता है, ठीक, कि वो उसके सामान को कम दाम में जाके बाज़ार में बेच रहा है गलत तरीके से, इलीगल तरीके से, मतलब इलीगल नहीं, मतलब वो कम दाम में बेच रहा है उसको, तो ये पैरेलल इंपोर्ट में आता है, तो ये उसको गलत नहीं मानता। हमारा ट्रेडमार्क इसमें कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही वो कॉपी, मतलब कॉपी कहने का मतलब जिसने जैसे ही उसने वो चीज़ बेच दी तो फिर उस पर से रियल ऑनर का जो भी ऑनरशिप है वो ख़त्म हो जाता है, तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो ये हमारे कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन के बाद हमारा है कैंसलेशन ऑफ ए ट्रेडमार्क। हमने सब कुछ देख लिया। मान लीजिए कैंसिल कुछ चाहता है कि ट्रेडमार्क कैंसिल हो जाए, तो कैंसिल कैसे होता है, तो कैंसलेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क इज़ टेकिंग इट्स ऑफ और रिमूविंग इट्स एंट्री फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन। कैंसलेशन ऑफ ट्रेडमार्क क्या है कि रजिस्ट्रेशन जो भी हमने करवाया रजिस्टर में उससे वहाँ से ट्रेडमार्क से, मतलब ट्रेडमार्क को उसको रिमूव कर देना, करवा देना, हटा देना। Any person aggrieved by the trademark registration, a person interested in trademark or the registrar can apply for cancellation of trademark। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं कैंसिलेशन के लिए, तो जिसने भी ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया है, कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड है ट्रेडमार्क के लिए, या फिर रजिस्ट्रार भी अप्लाई कर सकता है कैंसिलेशन ऑफ ट्रेडमार्क के लिए। और कैंसिलेशन कहाँ पे हो सकता है, रजिस्ट्रार में या फिर एपीलेट बोर्ड में कैंसिलेशन हो सकता है। थैंक यू।